बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, लाउड स्पीकर 90 FM। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहा है जिनके बारे में जान करके जो हमारे यंगस्टर्स हैं और कुछ करना चाहते हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी। आइए हम सीधे आपसे मुलाकात करा रहे हैं अनुज अग्रवाल जी से। और अनुज अग्रवाल जी ऐसे नाम हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अनुज अग्रवाल ज्ञान डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और आपने बहुत कम उम्र में एक इस ज्ञान डेयरी को यूपी ही नहीं यूपी के बाहर भी पहुंचा दिया है। आज हर आदमी ज्ञान डेयरी का मुरीद है कि इनके प्रोडक्ट्स सारी चीज़ें जहां जहां जाती हैं। तो आज हम आपका गोरखपुर बाबा गोरखनाथ की धरती पे अपने लाउड स्पीकर 90 FM के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और बड़ा मेरा सौभाग्य का विषय है कि मुझे गोरखपुर आने का मौका मिलता है। जी। और यहाँ पे हमारा व्यापार भी है जी, एक आत्मीय लगाव भी है। जी। और मुझे लगता है कि एज अ सिटी, एज अ प्लेस जी बहुत ही बढ़िया जगह है। जी। और लोगों को आना चाहिए। आपको देखने में इतनी कम उम्र, आपने बताया कि मैं 40 का हूँ, तो नहीं तो 40 आप न बताएं तो आपको लोग अभी 30 के आसपास ही मानेंगे। तो आप ने अभी मुझे बताया कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में स्नातक की डिग्री लेने के बाद इस व्यवसाय में आप आ गए थे। जी। ये डेयरी का व्यवसाय आपका ट्रेडिशनल व्यवसाय था या आपने, एक नौजवान जब उतरता है उसके कुछ सपने होते हैं, वो कुछ सपने बुनता है, तो आपके दिमाग में ये थॉट्स कैसे आया? देखिए, ईमानदारी की बात बताऊं तो ये थॉट्स के पीछे बड़ी एक रोचक कहानी है। जी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। वहाँ मैं बनिया फैमिली को बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे मेरे को एक पंजाबी लड़की से प्रेम हो गया। जी। तो आप जानते हैं, बनिया फैमिली में अगर अपने आप को प्रूव करना है तो आपको व्यापार में अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव था कि मैं आके व्यापार करूं ताकि मेरी शादी हो जाए। जी। ये स्टार्टिंग थी। अच्छा। लेकिन मैं बिलोंग करता हूँ फर्रुखाबाद को, एक वहाँ छोटा सा गाँव है कायमगंज। जी। तो ये टबैको ग्रोइंग रीजन है और वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। फैमिली में भी टबैको का बिजनेस था। 2003 में ज्ञान डेयरी बंद हो गई थी और 2005 में इनके ओनर ने हमें ये फैक्ट्री सेल कर दी थी एज डेट सेटलमेंट। तो कुछ हमारा पैसा था। जी। तो 2007 में हमें और हमारे भाई को परिवार वालों ने भेजा कि भाई वहाँ पे एक बंद फैक्ट्री पड़ी हुई है, इसे दोबारा स्टार्ट करा जाए और देखा जाए कि क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जी। तो कहानी ऐसे शुरुआत हुई। जी। पहले साल 2 साल तो हम लोग अपने सूटकेस से ही जिंदा रह रहे थे। डर लगता था कि फैक्ट्री बंद ना हो जाए या लॉस ना हो जाए। बट मुझे लगता है कि समय और कुछ किस्मत थी, उसकी वजह से, दोनों की वजह से फैक्ट्री चल निकली। जी। तो बस यहीं से शुरुआत हुई इस कहानी की। तो अभी आपका जो कार्य व्यापार है, मुझे लगता है कि आप यूपी और यूपी के बाहर भी जा रहे हैं। किन किन स्टेट्स को कवर कर रहे हैं? तो साहब, जब हमने यहाँ पे शुरू किया जी, तो जैसे आज गोरखपुर के बारे में चर्चा होती है, ऐसी उस टाइम लखनऊ के बारे में थी। जी। पहले डेयरी का सारा व्यापार NCR दिल्ली के आसपास रीजन में था। जी। जब लखनऊ आए तो लोगों ने कहा कि लखनऊ में व्यापार का स्कोप नहीं है। फिर लखनऊ में सक्सेसफुल हुआ। फिर हमने बनारस एक प्लांट लगाया तो लोगों ने ये बात कही। फिर हमने गोरखपुर एक प्लांट लगाया। अब हमारा अगला प्लांट पटना लग रहा है। तो हमारा टारगेट है कि जो नॉर्थ इंडिया का जितना 40% हिस्सा है आपका लखनऊ कानपुर से लेके कलकत्ता तक का, इसमें देश की करीब 40% जनसंख्या रहती है। जी। अगर हम इस एरिया में अपने दूध के प्रोडक्ट्स को चलाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज इन एरियाज़ में आना नहीं चाहते हैं। जी। उन्हें लगता है यहाँ मार्केट नहीं है, लेकिन हमें उल्टा लगता है कि हमें लगता है सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। जी जी जी। प्यार से लोग हमें कभी कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि हमारी पॉलिसी लुक ईस्ट है। जी जी जी। तो अगर आप यहाँ लखनऊ से लेके कलकत्ता तक जाएंगे तो आपको इस पूरे क्षेत्र में ज्ञान के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जी जी। और ये हमारा मेन कार्य करने का क्षेत्र और एरिया है। आप जो कंपटीशन है जी, जो प्रतिस्पर्धा है, उसमें ज्ञान डेयरी के प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बनाए रखना भी एक चुनौती है। तो इसके लिए कैसे आप क्या करते हैं कि दूसरों से अपने को अलग साबित करें?
देखिए, ये मेरे ख्याल से डेयरी सेक्टर के लिए बहुत ही अहम सवाल है जी, क्योंकि डेयरी में क्वालिटी ऑफ मिल्क मेंटेन करना, अगर आप घर में दूध लाएं रोज़ तो शायद आप उसके प्रोडक्ट्स बनाने में 10 में से 2 दिन उसमें ख़राब हो जाएगा। जी जी। तो डेयरी में सबसे पहली चीज़ है कि किसान के लेवल पे जहाँ से दूध निकलता है वहाँ पे हम लोगों ने ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम दिया, जिससे किसान का दूध निकलने के 3 घंटे के अंदर चिल्ड हो जाता है। इसके अलावा हम लोग किसान की देखरेख, किसान के जानवर की देखरेख, उसकी वैक्सीनेशन, उसकी फीड, इसके लिए हमने एक स्पेशली कैटल फीड का प्लांट अलग लगाया जी, जिससे हम किसानों को प्रोवाइड कर सकें। उनके जानवरों की किस समय दवाई दी जानी है। हम जानवरों को कैंप ऑर्गेनाइज करके, जिन्हें ज्ञान प्रोग्रेसिव फार्मर्स कैंप कहते हैं, उसके थ्रू हम फार्मर को बताते हैं कि आपको दूध का रखरखाव बेहतर कैसे करना है। जी, क्योंकि जितना जागरूक वो होगा और जितना अच्छा और फ्रेश रॉ मटेरियल हमें मिलेगा, उतनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आगे अच्छी होगी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि दूध के दोहान होने से उसके चिल्ड होने तक, ठंडे होने तक कम से कम समय लगे, तो इसके और उसके जानवर का रखरखाव बढ़िया हो। तो इसके लिए हम लोग विशेष प्रयास करते हैं। इसीलिए हम आगे आने वाले जो कंज्यूमर है उसे अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स दे पाते हैं। तो आप किसानों तक डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। ये उसमें पहले क्या होता था कि, और इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है। जब हमने लखनऊ में अपना प्लांट शुरू किया तो हमने एक चिलिंग सेंटर बहराइच में लगाया। उस क्षेत्र के लोगों में, अच्छा, दूध में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जिस क्षेत्र में कोई बायर नहीं होता वहाँ दूध का कोई रेट नहीं होता जी, बिकॉज दूध निकला, उसके बाद अगर कोई बायर नहीं है तो वो चाहे 10 रुपये बिके चाहे 20 बिके, तो वहाँ दूध का रेट 20 रुपये लीटर था। हमने कलेक्शन शुरू किया तो हमने वहाँ पे 40 रुपये देना शुरू किया। दूध में जितना प्राइस कंज्यूमर देता है उसका 80% सीधे किसान को जाता है जी, अगर 50 का दूध बेचना 40 किसान को जाता है। तो किसानों को वहाँ विश्वास ही नहीं हुआ। जब हमने 8-10 दिन दूध इकट्ठा कर लिया और जिस दिन पेमेंट का दिन था उस दिन सारे किसानों ने हमारी गाड़ी रोक ली। उन्हें लग रहा था कि हम दूध का पैसा लेके भाग जाएंगे, जी, बट जब उनको मिलना शुरू हुआ जी, तब उन्हें एहसास हुआ कि दूध का सही प्राइस यही है। तो किसान इस पूरी कड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जी। अगर उसे बेहतर पैसे मिलेंगे तो ज़रूर डेवलपमेंट होगा उसका। बहुत सारे नाम आए बीच में, पराग, कई के, वो ज्ञान जो नाम है, अभी मुझे तो दुकान पे जा कर के, क्योंकि अभी घी लेना था, मैं अपना एक उदाहरण, तो उसने कहा साहब ज्ञान का घी ले जाइए। जी, मैंने इस्तेमाल भी किया तो मुझे लगा कि वाकई, तो इस नाते मैंने जो कि आज जो मार्केट में मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है कि उसकी गुणवत्ता, जी, और गुणवत्ता अगर जो आप मेंटेन करते हैं, इसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे, किए भी होंगे आपने। और अभी जो आपका, जैसे ये पूर्वांचल है, गोरखपुर में आपने कोई यूनिट लगाई, जल्दी लगाई है जी, ना? 1 साल हुआ है। तो यहाँ कितना आप दूध कलेक्ट कर पा रहे हैं, यहाँ कैसे क्या काम करते हैं आप? देखिए, अभी हमने यहाँ पे, जैसे मैंने अभी कार्यक्रम में भी कहा कि यहाँ पे अभी करंट में जो प्लांट है उसमें दूध हमें लखनऊ से लाना पड़ रहा है। अच्छा, अभी यहाँ लोकल कलेक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई बायर नहीं था यहाँ पे दूध का, जी, और यहाँ किसान को भी 20 रुपये मिल रहा होगा आज भी। अब हम यहाँ पे प्रोक्योरमेंट शुरू कर रहे हैं जी, और प्रोक्योरमेंट शुरू करने के अगले 6 महीने के अंदर हमारा 100% दूध उस प्लांट के 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में से आएगा। जी, और ये स्पेशली महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि अगर आप पिछले 100, 200, 1000 साल से देखें तो बड़े शहर के आसपास दूध वाले जो होते थे वो शहर में दूध बेच के पैसे कमाते थे। जी, जब से कंपनीज आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल अमूल आया, तो अमूल गुजरात के फार्मर से दूध खरीदता है और उसको यहाँ लखनऊ में लेके आते हैं या गोरखपुर लेके आते हैं और यहाँ पे दूध बेचते हैं, तो उसका पैसा किसान गुजरात का पाता है। जी, जबकि उस पैसे को उस किसान गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र के उसको आदमी को पाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा डिसबैलेंस क्रिएट कर देता है बिकॉज यहाँ के फार्मर को उसका पैसा नहीं मिल पाता। तो मुझे लगता है कि जिस भी जगह पे प्रोक्योरमेंट हो रहा है उसके आसपास के क्षेत्र में डेवलपमेंट करना चाहिए। और अभी यहाँ दूध नहीं है बट आने वाले समय में ज़रूर यहाँ दूध हो जाएगा। तो आप यहाँ के किसानों को जोड़ने के लिए क्या उपक्रम कर रहे हैं? तो हम लोग के दूध में क्या होता है साहब कि जो चिलिंग सेंटर लगता है जहाँ पे दूध ठंडा होता है, तो अभी हम लोगों ने एक बस्ती में एक चिलिंग सेंटर चालू कर रहे हैं। उसके बाद में आपका सर्वे चल रहा है कुशीनगर का, और एक हम चिलिंग सेंटर डालेंगे आजमगढ़ की जो गोरखपुर एक्सप्रेस वे लिंक एक्सप्रेस वे बन रहा है उसके ऊपर। तो और एक चिलिंग सेंटर हमारा ईस्ट साइड में होगा
गोरखपुर से नेपाल बॉर्डर की तरफ। तो अगर हम चारों तरफ से एक एक चिलिंग सेंटर स्टैब्लिश करके यहाँ बेचे जाने वाले दूध को यहीं से कलेक्ट करेंगे, तो उससे यहाँ के किसानों का डेवलपमेंट होगा और 20 के बजाय उन्हें 40 रुपये मिलने लग जाएंगे। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? देखिए, हम किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अवेयरनेस कैंप करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, उन्हें कैटल फीड प्रोवाइड करते हैं, उन्हें अगर कहीं पर लोन की ज़रूरत है तो बैंक के साथ उनका टाई अप करवाते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उन्हें अगर जानवर खरीद में या रख रखाव में कोई दिक्कत आती है तो इसमें सहयोग करते हैं। यदि कोई किसान आपसे जुड़ना चाहता है जी, तो उसको क्या करना होगा, कैसे आपसे जुड़े हुए? तो हम जिस भी क्षेत्र में चिलिंग सेंटर खोल रहे हैं जी, उस गांव में हम एक सचिव बनाते हैं जी, और वहाँ के किसानों का हम एक रजिस्ट्रेशन करके एक उन्हें यूनिक आईडी देते हैं। जी, तो जिस भी गांव का किसान है, अगर उस क्षेत्र में हमारा प्रोक्योरमेंट सेटअप हो रहा है तो वो हमारे उस चिलिंग सचिव के पास जाके अपना नाम लिखा सकता है, कोड खुलवा सकता है और दूध देने के लिए और उससे संबंधित जो भी ट्रेनिंग या उसे मटेरियल चाहिए वो पा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका गीडा में प्लांट लगा हुआ है और कोई गोरखपुर के शहर का किसान या किसी ने अपने पास रखी है, उसके पास दूध हो रहा है जी, तो वो आपको कैसे वो साहब अभी संभव नहीं है। अच्छा, एक इंडिविजुअल जगह पे संभव नहीं है जी, हम लोग ऐसे वर्क करते हैं कि अगर बस्ती के आसपास हमने 20 गांव आइडेंटिफाई किए जी, तो उन 20 गांव से हम कलेक्शन शुरू तो ये गीडा के आसपास के कितने गांव हैं जी? गीडा के आसपास नहीं साहब, शहर से कम 30 से 40 किलोमीटर दूर जी, लगाना पसंद करते हैं जी, क्योंकि शहर के पास का दूधिया सीधे शहर खुद जाना चाहता है। जी, जी, तो हमें दूध मिलता है बस्ती से, सिद्धार्थनगर से, कुशीनगर से, जी, बट गीडा के आसपास नहीं मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा। गीडा के आसपास के किसान जो है वो सीधे गांव उसकी शहर में बंधी हुई होती है, जी, जी, तो वो डायरेक्टली बेचना चाहता है। जी, जी, जी। अभी आप क्या क्या बना रहे हैं, आपके प्रोडक्ट क्या क्या? अभी करीब हम लोग 60 तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं जी, मिल्क में हम लोग का विभिन्न प्रकार के मिल्क हैं, फुल क्रीम टोन, लस्सी, छाछ, पनीर, बटर। हमने खोए का भी दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगाया है जिससे पेड़ा है, काजू कतली है, इस तरीके के स्वीट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है। इसके अलावा डेयरी वाइटनर बनाते हैं जी, और आने वाले समय में हमारा टेट्रा पैक का प्लांट गोरखपुर में लग रहा है, तो जी। टेट्रा पैक में भी हम अपने प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराएंगे। आप गोरखपुर में आते रहते हैं जी, ओवरऑल। अब गोरखपुर की तस्वीर पिछले महाराज जी का दूसरा टेन्योर है, इसके पहले भी आपका आना हुआ है जी। तब में और अब में क्या फ़र्क पा रहे हैं आप? देखिए, फ़र्क बहुत बड़ा है जी, मैं बताऊं, मैं पिछले 10 साल से गोरखपुर आ रहा हूं जी, और मैं किसी एक सरकार या किसी और सरकार के बारे में नहीं कहूँगा, जी, लेकिन मैं देखता हूँ कि पहली बात तो सरकार अभी करंट में गवर्नमेंट का फोकस बहुत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे है, जी, जिसकी वजह से सबसे पहला बदलाव है यहाँ के लोगों के सोच में, जी, यहाँ के अधिकारियों की सोच में। जो चीज़ विजिबली दिखती है, जी, बट उससे भी बड़ा बदलाव है यहाँ की सड़कों में, रामगढ़ झील में। मुझे अच्छी तरह याद है, पहले गोलघर जाने के लिए जी, इतना पतला रास्ता था, कभी पता ही नहीं चलता था मेन रोड कौन सी है। जी, 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 कोई अगर 5-7 साल बाद अगर गोरखपुर आए जी, तो वो पहचान नहीं सकता कि कैसा है। जी, रामगढ़ झील, मैं जब पहली बार आया तब मैं जिस होटल में रुका, मैं दूसरी बार आया जिस होटल में रुका और मैं तीसरी बार जिस होटल में रुक रहा हूँ, उनकी क्वालिटी में इतना फ़र्क आ चुका है आज तक जी, कि ये बिल्कुल मतलब महसूस करने लायक चीज़ है। जी, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा कंजम्पशन पॉइंट है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट नहीं था। आने वाले समय में ये मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट बनने वाला है, जी। तो ये बदलाव और तेज़ दिखेगा। यहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे गीडा में आपने जो प्लांट लगाया है, इसके लिए आपको लैंड लेनी पड़ी होगी, सारी चीज़ें। तो पहले एक आम तौर पर इंडस्ट्रियलिस्ट कहता था कि लाल फीताशाही, एक वर्ड लाल फीताशाही। यहाँ आपने जब ये काम शुरू किया तो किस तरह की प्रॉब्लम या सकारात्मक किस तरह का सहयोग रहा है अथॉरिटीज़ का? मतलब साहब, मैंने कई जगह पे हम लोग के प्लांट्स हैं, मैंने जिस तरीके का प्रोएक्टिव अप्रोच यहाँ देखी जी, वो मैंने कहीं नहीं देखी। जी, जी, हमें साहब यहाँ ज़मीन चाहिए थी। 2022 का इलेक्शन ख़त्म हुआ था और ख़त्म होने के 15-20 दिन बाद ये गीडा में महाराज जी का दोबारा टेन्योर आया, तो ये था कि गीडा अच्छा डेवलप होगा। जी, मैं यहाँ आया, यहाँ पे आईएएस थे पवन अग्रवाल जी, जो जी, सीईओ थे, उनके पास गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, साहब हमें प्लॉट खरीदना है। और मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, जी, टेबल पे वो बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि कहाँ खरीदना है, मैप खोला उन्होंने, हमने बताया यहाँ खरीदना है।
तो उन्होंने कहा गाड़ी में बैठिए। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया, गीडा ले गए, वहीं सामने सामने चूना पड़वाया और कहा वापस चलिए ऑफिस में, चेक दे दीजिए। मुझे प्लॉट लेने में, मुझे बिजली कनेक्शन लेने में, ड्रेनेज में, हमने कहा साहब ड्रेनेज नहीं है, उन्होंने कहा आपके प्लांट बनने के पहले हम ड्रेनेज बना देंगे जी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात साहब बताएं, प्लांट जब कंप्लीट होने वाला था उसके 10 दिन पहले उनका फ़ोन आया पवन अग्रवाल साहब का कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्लांट का उद्घाटन करना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुख्यमंत्री जी भी इतने प्रोएक्टिव होंगे कि हमारा प्लांट लगने वाला, उसकी जानकारी उन्हें थी और खुद उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, उनको तत्परता थी कि इस प्लांट का इनॉग्रेशन। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया काम किया है। जी जी जी। आज के इस दौर में नौजवान जो पढ़ लिख के ग्रेजुएट्स निकलते हैं, उनके दिमाग में नौकरियों को लेकर के बहुत सारे सपने होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यूथ्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि मैं यूथ को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आने वाला भविष्य बड़ा उज्जवल है। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं। और आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले बिज़नेस को केवल ये माना जाता था कि बड़े बिज़नेस हाउसेस ही बिज़नेस कर सकते हैं। आज छोटी छोटी भी तमाम अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो आप चाहे सर्विस में जाना चाहें, चाहे बिज़नेस में जाना चाहें, अपॉर्चुनिटी बहुत हैं। केवल मैं इतना कहना चाहूँगा कि कई बार हम लोग अपने पास्ट से, जैसे कई सारे बच्चे इंजीनियर बनते हैं, कई सारे बच्चे साइंस की पढ़ाई करते हैं, केवल इस उम्मीद से कि बिकॉज़ ये उनके पिताजी ने या उनके पिछली जनरेशन ने उनको बताया है। समय बदल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग सेक्टर्स में हैं। चाहे आप फॉर एग्जांपल रेडियो है, या फिर आपका एंटरटेनमेंट है, या आपका डेयरिंग में अगर मैं कहूँ तो ऑर्गेनिक मिल्क है। तमाम तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप इनको एक्सप्लोर करना चाहें तो इसके लिए आगे बढ़ें और मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य बड़ा उज्जवल है उनके लिए। आपने एक बहुत रोचक बात बताई थी कि जब आप पढ़ रहे थे जी, और जब आपका प्रेम परवान चढ़ रहा था तो आपकी शादी तो हो गई ना? उसी लड़की से। उसी लड़की से। कोई तकलीफ की बात नहीं है सर। तो आपका प्रेम परवान चढ़ने के बाद आपका जो इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो काम है काफ़ी आगे बढ़ा होगा। जी। और हम यही कि एक तो कितने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोगों को आपने रोजगार दे रखा है। देखिए, डेयरी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अच्छी बात यह है कि उससे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जी। तो आज की तारीख में हम करीब 2 लाख किसानों से दूध खरीदते हैं। तो 2 लाख परिवार डायरेक्टली हमको दूध देते हैं, जिनके यूनिक कोड हमारे पास हैं जी, और वो डेली सुबह शाम दूध देते हैं। जी जी। इसके अलावा अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो कंपनी में करीब 1500 एम्प्लॉइज़ हैं जी। और अगर मैं इनडायरेक्टली बात करूं जो मिल्क के ट्रांसपोर्टेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में, तो करीब 3 से 4 हज़ार लोग इस पूरी चेन में होते हैं। जी जी। तो अगर हम ऐसा इकोसिस्टम देखते हैं तो करीब 2 से 2.25 लाख के बीच में लोग इस डेयरी ट्रेड से इम्पैक्ट होते हैं ऑन अ डेली बेसिस। अनुज अग्रवाल जी के आंखों में एक सपना भी दिखता है मुझे जी। आप आगे चल के कुछ बड़ा और करना चाहते हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? साहब, मेरा एक पैशन है। मुझे सोशल इंस्टीट्यूशंस बनाने का बड़ा शौक़ है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे आदमी के एक जीवन काल में शुरू के 20 साल उसे प्रूव करना होता है अपने आप को बिज़नेस में, तो अब वो बिज़नेस का कोई अंत नहीं है, उसमें हम बड़ा करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे आगे। परिवार की कृपा, ऊपर वाले की कृपा है। मुझे लगता है कि जितना हमने सीखा है, हमें अपना समय कुछ समाज के लिए, एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए देना चाहिए जिससे समाज में लोगों का बेनिफिट हो। तो एजुकेशन में हमारा बड़ा इंटरेस्ट है। हमारी फैमिली के स्कूल्स हैं जहाँ पे करीब साल में अगर आप माने तो करीब 2 से 3 हज़ार बच्चे फ्री पढ़ते हैं और करीब 7 से 8 हज़ार बच्चे टोटल पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आने वाले अपने समय में ज़्यादा से ज़्यादा समय समाज के लिए सोशल इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने में अपना समय व्यतीत करना चाहूँगा। बहुत बहुत अनुज जी ने आपने इतना समय दिया और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और लाउड स्पीकर 90 FM के दर्शकों की ओर से, श्रोताओं की ओर से, गोरखपुर की जनता की ओर से आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। Thank you so much. It was a pleasure. Thank you, sir. Thank you. बजाओ जरा झूम के बजाओ,
बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।